हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी के लिए हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट। यह वीडियो दोस्तों यूपी टीजीटी के साथ साथ यूपी पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, एनबीएस, केबीएस और यूपीएससी की परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी है। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित में से किस स्थल पर बृहत स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। बृहत स्नानागार के अवशेष दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित था? ऑप्शन में दिया है वृषभ, घोड़ा, सिंह और गज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, वृषभ। सिंधु घाटी के समाज में दोस्तों वृषभ महान शक्ति के प्रतीक के रूप में था। इसकी पूजा होती थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? ऑप्शन में दिया है पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी। तो आप जानते ही हैं इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी भाग में। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। हड़प्पा के टीले का सबसे पहले 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने उल्लेख किया था। उसके बाद 1853 और 1873 में कनिंघम ने इसका सर्वेक्षण करवाया और उसके बाद खुदाई का कार्य शुरू हुआ। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है जहां से फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है? फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन से प्राप्त हुई है। ऑप्शन में दिया है लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और धौलावीरा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, लोथल। लोथल दोस्तों सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह वाला नगर था। यहाँ से फारस के साथ समुद्रिक व्यापार होता था। फारस की खाड़ी की मुद्रा उत्खनन के बाद यहाँ से प्राप्त हुई है, इसी वजह से। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता था? ऑप्शन में दिया है ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता और उपनिषद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा गया है। संहिता का मतलब होता है जिसको गाया जा सके। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के उपकरण निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण हैं? ऑप्शन में दिया है उच्च पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, उच्च पूर्व पाषाण काल। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस नदी को अम्बितमे, नदीतमे और देवतमे कहा गया है? ऑप्शन में दिया है सिंधु, वितस्ता, परुष्णी और सरस्वती। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सरस्वती। ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक पवित्र और सम्मानित नदी सरस्वती है। सरस्वती नदी को ही ऋग्वेद में अम्बितमे, नदीतमे और देवतमे कहा गया है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन वैदिक स्त्रियों के लिए असत्य है? ऑप्शन में दिया है पहला, कन्याओं को अपना पति चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता थी।
दूसरा है ऋग्वैदिक युग में बाल विवाह प्रचलित नहीं था। तीसरा है ऋग्वैदिक युग में प्रदा प्रथा अस्तित्व में थी। और चौथा है स्त्रियां यज्ञों तथा सभा समिति की बैठकों में भाग लेते थे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वैदिक युग में पर्दा प्रथा अस्तित्व में था। ऋग्वैदिक स्त्रियों के संबंध में यह बात गलत है, पर्दा प्रथा अस्तित्व में नहीं था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को क्रम में लगाइए। इसमें दिया है पार्श्वनाथ, बुद्ध, महावीर और भद्रबाहु। पार्श्वनाथ का समय दोस्तों 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद आते हैं महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद दोस्तों महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद रहेंगे भद्रबाहु। भद्रबाहु दोस्तों मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें सबसे पहले रहेंगे पार्श्वनाथ, फिर महावीर, फिर बुद्ध और फिर भद्रबाहु। तो पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा ऑप्शन नंबर पहले में सब दिया है। पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा, तो यही इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं था? ऑप्शन में दिया है नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला और वल्लभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। तक्षशिला दोस्तों बौद्ध शिक्षा का केंद्र नहीं बल्कि हिंदू शिक्षा का केंद्र था, जबकि नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी ये तीनों बौद्ध शिक्षा के केंद्र थे। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति किस समय हुई? ऑप्शन में दिया है शुंग युग, कुषाण युग, गुप्त युग और मौर्य युग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कुषाण युग। भारत पर दोस्तों लगभग 2 शताब्दियों तक कुषाणों का शासनकाल था। कुषाणों के समय में यही प्रथम बार एक अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य की स्थापना की गई थी। इस समय दोस्तों बुद्ध की मानव रूप में प्रस्तुति हुई थी। कुषाण काल में दोस्तों कला की 2 शैली, गंधार कला शैली और मथुरा कला शैली का विकास हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भागवत धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया है राम, कृष्ण, शंकराचार्य और वेदव्यास। तो इसका सही उत्तर कौन है? ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। भागवत धर्म के प्रवर्तक विष्णुवंशी या सातवंशी कृष्ण थे। इसी कारण इस धर्म को सातत्व धर्म या 5 रात्र धर्म भी कहते हैं। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भगवत कहते थे, इसीलिए इस धर्म का नाम भागवत धर्म पड़ा। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शैव धर्म के शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना किस युग में हुई? ऑप्शन में दिया है गुप्त युग में, राजपूत युग में, चोल युग में, सातवाहन युग में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, गुप्त युग। गुप्त काल में शैव धर्म अपनी चरम अवस्था में था। इसी काल में शिव और शक्ति के सम्मिलित रूप अर्धनारीश्वर की संकल्पना की गई थी। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विष्णु और शिव के संयुक्त विग्रह की संज्ञा क्या है? ऑप्शन में दिया है हरिहर, महेश्वर, अर्धनारीश्वर और विष्णु लोकेश्वर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, हरिहर। विष्णु पुराण में दोस्तों विष्णु को ही शिव कहा गया है और शिव पुराण में शिव के हजारों रूपों में से एक रूप विष्णु है। स्वयं विष्णु ने शिव को अपना भगवान माना है। शिव और विष्णु अपनी एकता दर्शाने के लिए ही हरिहर का रूप धारण किया था, जिसमें शरीर का एक हिस्सा विष्णु यानी कि हरि और दूसरा हिस्सा शिव था यानी कि हर। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उदित होने वाले धार्मिक आंदोलन में से कौन सा आचार्य नितांत भौतिकवादी था? ऑप्शन में दिया है अजित केश कम्बलिन, पूरन कश्यप, कपुध कच्चायन और
मक्खलपुत्र गोसाल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, अजित केस कम्बलिन। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दोस्तों तमाम संप्रदाय उभरे थे। इनमें से अजित केस कम्बलिन एक भौतिकवादी थे। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है अशोक स्तंभ, सांड वाली राजधानी, लोमर्स गुफा और छिद्रयुक्त तरकूप। और सूची 2 में दिया है बराबर पहाड़ी, रोपड़, लौरिया, नंदनगढ़ और रामपुरवा। तो इसमें पहला है दोस्तों अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ स्थित है दोस्तों लौरिया नंदनगढ़ में। और दूसरा है सांड वाली राजधानी। तो रामपुरवा को दोस्तों सांड वाली राजधानी कहा गया है। और तीसरा है लोमर्स गुफा। लोमर्स गुफा है दोस्तों बराबर की पहाड़ियों में। और चौथा है छिद्रयुक्त तरकूप, यह स्थित है रोपण में। तो ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। ऑप्शन नंबर सी वाला इसका सही है। इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर कौन सा पशु उत्कीर्ण नहीं है। ऑप्शन में दिया है ए कुकुदान, कुबड़ वाला वृष, बी हिरण, सी हाथी और डी अश्व। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हिरण। सारनाथ से प्राप्त अशोक के स्तंभ पर दोस्तों 4 पशुओं का अंकन किया गया है, जिसमें है क्रम से गज, अश्व, बैल और सिंह। तो आप इसको याद रखेंगे। इसमें हिरण शामिल नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है। ऑप्शन में दिया है ब्राह्मी, खरोष्टी, पाली और प्राकृत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी प्राकृत। अशोक के अधिकांश अभिलेख दोस्तों प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। केवल 2 अभिलेखों शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि खरोष्टी है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस गुप्त वाकाटक रानी के नाम का उल्लेख कीजिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। ऑप्शन में दिया है कुबेर नागा, प्रभावती गुप्ता, कुमार देवी और दत्ता देवी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। इनका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। विवाह के कुछ साल के बाद दोस्तों रुद्रसेन की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनती हैं, क्योंकि उनके 2 पुत्र थे और दोनों ही अल्पवयस्क थे। एक का नाम था दिवाकर सेन और दूसरे का नाम था दामोदर सेन। इसी समय प्रभावती गुप्ता ने अनुदान के रूप में भूमि दिया था। तो आप इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, रामगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला चंद्रगुप्त प्रथम। कुमार देवी चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुप्त काल में भारत भ्रमण करने वाले फाहियान का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो गुप्त काल में दोस्तों भारत भ्रमण करने वाले फाहियान का उद्देश्य था भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 2021 में ह्वेनसांग के बारे में इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राजा के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। ऑप्शन में दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और कनिष्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में दोस्तों चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। मेगस्थनीज और ह्वेनसांग किसके किसके शासनकाल में भारत आए थे, इसको आप कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुल्तान मुहम्मद तुगलक द्वारा दौलताबाद को अपनी राजधानी बनाए जाने का क्या कारण था।
ऑप्शन में दिया है पहला, यह नगर साम्राज्य के केंद्र में था। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप इसको याद रखेंगे। दौलताबाद दोस्तों दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य के केंद्र में था। इसी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इल्तुतमिश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या कौन से कथन सही हैं। इसमें दिया है पहला, इल्तुतमिश ने अपने प्रभुत्व की मान्यता खलीफा द्वारा प्राप्त की। दूसरा, इल्तुतमिश ने बंगाल के सुल्तान गियासुद्दीन को हराकर लखनऊती पर अधिकार किया। तो दोनों ही बात सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, पहला और दूसरा दोनों, आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य पर मोहम्मद गोरी द्वारा सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था। ऑप्शन में दिया है मुल्तान, सिंध, पंजाब और अहिलवाड़ा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, मुल्तान। मध्य एशिया के शासक शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने दोस्तों 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी द्वारा 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम आक्रमण किया गया था मुल्तान के ऊपर। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। ऑप्शन में दिया है पहला, पृथ्वीराज चौहान, दूसरा जयचंद, तीसरा विद्याधर चंदेल और चौथा है भीम द्वितीय। इनमें से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया। तो वह थे दोस्तों भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी वाला इसका सही उत्तर है, भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने दोस्तों सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। उस समय मूलराज द्वितीय यानी कि भीम द्वितीय अपनी योग्य और साहसी माता नायका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट इससे मुकाबला किया और इसको हराया। इसको हराने में भीम द्वितीय और उसकी माता का अहम रोल है। मोहम्मद गोरी की यह हार भारत में उसकी पहली हार थी। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के दृष्टि से सजाइए एवं नीचे दिए गए कोड के आधार पर उत्तर का चयन कीजिए। इसमें दिया है बाजार कीमतों में सुधार, पृथ्वीराज चौहान की पराजय, राजधानी स्थानांतरण और कुतुब मीनार का निर्माण। तो इसमें सबसे पहले रहेगा दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की पराजय। 1192 में दोस्तों मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। उसके बाद अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना जीता हुआ साम्राज्य दे करके यहाँ से चला गया था। उसके बाद भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्य स्थापित किया और कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। तो कुतुब मीनार रहेगा दूसरे पर। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश का था। गुलाम वंश के बाद शुरू होता है खिलजी वंश। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार कीमतों में सुधार किया था। राजधानी स्थानांतरण किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों तुगलक वंश का शासक था। तो ये हो जाएगा लास्ट में। तो दूसरा, चौथा, पहला और तीसरा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा विभाग सल्तनत काल में मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। मजलिस ए खलवत। मजलिस ए खलवत नामक एक नए विभाग की स्थापना दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थापित की गई थी। इस विभाग का काम था दोस्तों माल गुजारी वसूलना और जो भूमि खेती के योग्य नहीं है उसको खेती के योग्य बनाना। तो बार ए खास, दीवान ए इंसा और दीवान ए बंदगान मजलिस ए खलवत के भाग थे। इनमें से दोस्तों दीवान ए अमीर को ही मजलिस ए खलवत का भाग नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बाजार नियंत्रण पद्धति किस शासक की देन है। ऑप्शन में दिया है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश और इब्राहिम लोदी। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर कमेंट करेंगे। बढ़ते हैं आगे।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित लेखकों में से किसे हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी? ऑप्शन में दिया है मिर्जा हैदर, हसन निजामी, ख्वाजा मीर और रुस्तम अली। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ख्वाजा मीर। ख्वाजा मीर को दोस्तों हुमायूं ने अमीर ए अखबार की उपाधि प्रदान की थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहांगीर को कहाँ दफनाया गया था? ऑप्शन में दिया है दिल्ली, आगरा, लाहौर और बुरहानपुर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। मुगल बादशाह जहांगीर को दोस्तों लाहौर के शाहदरा में दफनाया गया है। यह जो है इस समय पाकिस्तान में है। 30 अगस्त 1569 को जहांगीर का जन्म हुआ था और 1605 में आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ था। जहांगीर ने दोस्तों 2 अस्पा और सिंह अस्पा नामक एक प्रथा चलवाई थी। जहांगीर एक उच्च कोटि का लेखक और समालोचक था। उसने अपनी आत्मकथा लिखी है जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी, या फारसी भाषा में है। तो आप इन बातों को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन प्रांत का सैन्य एवं प्रशासनिक अधिकारी दोनों था? ऑप्शन में दिया है दीवान, नाजिम, बख्शी और फौजदार। तो इसका सही उत्तर कौन है? ऑप्शन नंबर सी, बख्शी। मीर बख्शी दोस्तों केंद्र का सैन्य और प्रशासनिक अधिकारी होता था। तो मीर बख्शी केंद्र का और केवल बख्शी प्रांत का। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीवान ए इलाही की चर्चा करता था का लेखक कौन था? ऑप्शन में दिया है मोहम्मद रब्बानी, मोहसिब फ़ानी, बदायूनी, अफीफ। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोहसिब फ़ानी। दास्ताने मजाहिब या दबिस्तान ए मजाहिब जो अकबर के दीवान ए इलाही की चर्चा करता था उसका लेखक था मोहसिन फ़ानी। दीन ए इलाही और उसकी 10 विशेषताओं का प्रथम उल्लेख इसी ग्रंथ में मिलता है। यह ग्रंथ शाहजहां के शासनकाल के उत्तरार्ध में लिखा गया था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल के 8वें वर्ष में शासन के राजकीय इतिहास पादशाहनामा का लेखन कार्य कौन कर रहा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अमीन कनवीजी। मुगल बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी था। इसके साथ मोहम्मद वारिस ने मिलकर फारसी भाषा में पादशाहनामा को पूर्ण किया था। पादशाहनामा शाहजहां के शासनकाल की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसमें उसकी प्रशासनिक जानकारियों का उल्लेख मिलता है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया है खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, घाघरा का युद्ध और चंदेरी का युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। फिर अगले साल खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। जबकि चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। तो इसमें दोस्तों दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा इस हिसाब से रहेगा क्रम। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया व फांसी पर चढ़ा दिया गया वे इनमें से कौन थे? ऑप्शन में दिया है तात्या टोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, तात्या टोपे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जाती है? ऑप्शन में दिया है कुंवर सिंह, नाना साहब, तात्या टोपे और बेगम हजरत महल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तात्या टोपे। तात्या टोपे का एक दूसरा भी नाम था दोस्तों रामचंद्र पांडुरंग। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। 1859 में इनकी गिरफ्तारी होती है। उसके बाद 1857 की क्रांति को
समाप्त माना जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन में दिया है फर्रुख सियर, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम और मोहम्मद आजम। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय को ही दोस्तों बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। 1857 के विद्रोह में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी वजह से ब्रिटिश सरकार ने इनको भारत से रंगून में निर्वासित कर दिया था और वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। यही अंतिम मुगल बादशाह थे, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंगल पांडे एक सिपाही थे, इनमें से किसकी? तो मंगल पांडे थे दोस्तों 34वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक के रूप में मंगल पांडे ने अपने 2 उच्च अधिकारियों को मार डाला था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदसौर अभिलेख किस शासक की उपलब्धियों के बारे में है? तो यह है दोस्तों यशो वर्मा के से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है, 40 का डी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सांची के मंदिर क्रमांक 17 के गर्भगृह का आकार कैसा है? तो यह है दोस्तों वर्गाकार। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आहत क्या होता है? आहत यानी कि पंचमार्क क्या है? ऑप्शन में दिया है भाषा, लिपि, अभिलेख और सिक्का। तो यह है दोस्तों सिक्का। आहत पंचमार्क सिक्का होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्थागार क्या है? ऑप्शन में दिया है किला, सभा भवन, गण संघ और ग्राम्य परिषद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सभा भवन। संस्थागार दोस्तों सभा भवन है। संस्थागार शाक्यों का सभा भवन यानी कि संसद होता था। बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात कपिल वस्तु आए और यहाँ पर शाक्यों के संस्थागार का उद्घाटन किया था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी ग्रंथ किस काल की रचना है? तो यह रचना है दोस्तों प्रथम शताब्दी ईस्वी की। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, हिरण्य स्तूप शब्द का उल्लेख सबसे पहले कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है दोस्तों ऋग्वेद में आया था। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सुप्रसिद्ध नाटक रभा मंजरी की रचना निम्न में से किसने की? ऑप्शन में दिया है गोविंद चंद, न्यायचंद्र, राजशेखर और विद्यापति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, न्यायचंद। रभा मंजरी की रचना न्यायचंद ने की थी। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पोटीन के सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन में दिया है यौधेयों ने, पार्थियनों ने, सातवाहनों ने और पश्चिम क्षत्रपों ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सातवाहनों ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है? ऑप्शन में दिया है पाल, सेन, प्रतिहार और चहमान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेन। सेन वंश के राजाओं ने स्वयं को ब्रह्म क्षत्रिय कहा है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंदिरों में कथात्मक अंकन का विषय वस्तु होता था, इनमें से क्या? ऑप्शन में दिया है लोक कथा, नृत्य, संगीत, रामायण, महाभारत और राजा रानी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रामायण महाभारत। मंदिरों में कथात्मक अंकन का विषय वस्तु रामायण और महाभारत होता था। इस प्रकार के अंकन गुप्तकालीन मंदिरों की दीवारों पर मिलते हैं। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राज पदाधिकारियों के लिए 2 पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? ऑप्शन में दिया है मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल और शुंग काल। 2021 में यह क्वेश्चन आया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है, गुप्त काल।
आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हर्मिका, हर्मिका का संबंध इनमें से किससे है? ऑप्शन में दिया है मंदिरों से, मूर्ति से, स्तूप से, चित्र से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्तूप से। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती है जिसके ऊपर धातु पत्र रखा जाता है, इसको ही हर्मिका कहते हैं। हर्मिका का अर्थ होता है देवताओं का निवास स्थान। तो आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्वितीय राज तरंगड़ी के रचनाकार कौन थे? ऑप्शन में दिया है जोनराज, कल्हड़, श्रीवर और जयदेव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, जोनराज। जोनराज 15वीं सदी के एक कश्मीरी इतिहासकार और संस्कृति कवि थे। इन्होंने द्वितीय राज तरंगड़ी की रचना की है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन में दिया है नेचुरल हिस्टोरिका, जियोग्राफी, पेरिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी और इंडिका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, नेचुरल हिस्टोरिका। यह दोस्तों लैटिन भाषा में लिखा गया है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नव सहसांग चरित की रचना किसने की थी? ऑप्शन में दिया है धनंजय, लक्ष्मीधर, सोमदेव और पद्मगुप्त। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पद्मगुप्त। पद्मगुप्त ने दोस्तों नव सहसांग चरित की रचना की है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, झांसी का झौकन बाग हत्याकांड कब घटित हुआ? तो यह घटित हुआ था दोस्तों 8 जून 1857 को। 1857 की क्रांति में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। झांसी में 5 जून 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ। 8 जून 1857 को झौकन बाग हत्याकांड में विद्रोहियों ने सभी अंग्रेजों को उनके परिवारों के सहित मार डाला था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि पाटलिपुत्र का औषधालय उस समय के विश्व के औषधालयों में से सर्वश्रेष्ठ था? ऑप्शन में दिया फाहियान, होयनसांग, मेगस्थनीज और चाणक्य। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, फाहियान। ऐसा फाहियान ने कहा था। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था इनमें से किसके द्वारा? ऑप्शन में दिया है परमारों द्वारा, कलचुरियों द्वारा, चंदेलों द्वारा और प्रतिहारों द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कलचुरियों द्वारा। कलचुरी वंश के शासकों ने अमरकंटक के मंदिरों का निर्माण करवाया था। यहाँ के मंदिरों में पातालेश्वर और महेंद्रनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सामंतवाद के अंतर्गत जागीर यानी कि फीफ और जागीरदारी यानी कि वासलेज में मूल अंतर क्या था? तो यह था दोस्तों, जागीर संपत्ति अवयव था और जागीरदारी व्यक्तिगत था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध वैद्य वाग्भट की रचना क्या थी? तो वाग्भट ने लिखा है दोस्तों अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदयम। तो इनमें से ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। आप इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? ऑप्शन में दिया है रुद्रसेन द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रवर सेन द्वितीय। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय की रुचि दोस्तों साहित्य में भी थी। उन्होंने ही सेतुबंध नामक ग्रंथ की रचना की है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला है कहाँ? ऑप्शन में दिया है गया के बराबर में, जयपुर के वैराट में, सांची के मंदिर संख्या 17 में और विदिशा के बंसनगर में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के वैराट में।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ईसा पूर्व युग में प्राचीन भारतीय इतिहास की एक घटना नहीं है? ऑप्शन में दिया है इंडो ग्रीक साम्राज्य की स्थापना, विक्रम संवत का आरंभ, चतुर्थ बौद्ध संगीत और खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ बौद्ध संगीत। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में कुषाण शासक कनिष्क के राज्य में हुआ था। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो हमारी यह वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है। यूपी टीजीटी सोशल साइंस से तैयारी करने वाले अपने पहचान के लोगों के पास हमारी यह वीडियो ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।